नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 16 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 17वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। यानी कि दोस्तों आज की वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, नोट डाउन करके रख लेते हैं, रिवीजन करके आप सीटेट एग्जाम देने जाते हैं, तो यकीन मानिए कि यहां से आपके एक क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलने वाले हैं और वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही भी होने वाले हैं। क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आज ये इस टॉपिक को बिल्कुल आपको बताऊंगा कि यहां से तो यकीन मानिए कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत भी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम अक्षमता के बारे में देख लेते हैं। बात करें दोस्तों अधिगम अक्षमता क्या होती है, अगर इसके बारे में हम अच्छे से चीजों को समझ लेंगे तो इसके हम वर्गीकरण को भी कर पाएंगे कि जो अधिगम अक्षमता होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये कैसे कैसे बच्चों के अंदर आता है, ये सारी चीजें भी आप इसको कहीं न कहीं कोरिलेट करके अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। बात करें अधिगम अक्षमता के बारे में तो देख सकते हैं कि अधिगम अक्षमता जो पद है वो दो अलग अलग पदों यानी कि अधिगम और अक्षमता शब्द से मिलकर के बना होता है। यानी कि दोस्तों अधिगम और अक्षमता दो अलग अलग शब्द होते हैं जिनका अलग अलग अपना एक अर्थ भी होता है। कभी कभी यहां से अर्थ से भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखिए, चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। अब बात करें अधिगम शब्द का आशय, तो देख सकते हैं कि अधिगम शब्द का आशय बिल्कुल सीखने से होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। तथा अक्षमता का तात्पर्य जो होता है वो क्षमता के अभाव या फिर क्षमता की अनुपस्थिति से होता है। अर्थात हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता में कमी या फिर अनुपस्थिति से होता है। यानी कि कहीं ना कहीं सीखने की क्षमता में अगर आपके अंदर कमी है या फिर उसकी अनुपस्थिति है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अधिगम अक्षमता है और उसे आपको बिल्कुल सुधार लेनी चाहिए। हालांकि आप एक शिक्षक हैं तो आप इसे बच्चों के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, यही चीजें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझनी है। आपको यह समझना है कि किस प्रकार के बच्चे जो है वो किस तरीके की अक्षमता को बिल्कुल महसूस करते हैं। बात करें अधिगम अक्षमता के वर्गीकरण के बारे में तो देख सकते हैं कि यहां पर मैंने नंबर 1 पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख दिया है कि डिसलेक्सिया, यानी कि जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ने से संबंधित कठिनाई को महसूस करते हैं। यानी कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, चीज़ों को अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनको पढ़ने से संबंधित कठिनाई महसूस होती है। यानी कि वो चीज़ों को तो पढ़ेंगे लेकिन अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ना होता है वैसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन बन जाता है। यकीन मानिए आप सीटेट पेपर को उठा करके देख लीजिए, डिसलेक्सिया से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपका हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई बच्चे किसके तहत महसूस करते हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि डिसलेक्सिया के तहत बिल्कुल पढ़ने से संबंधित कठिनाई को महसूस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल फिगर के द्वारा भी आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की हुई है। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है डिस्ग्राफिया, यानी कि जो बच्चे लिखने से संबंधित कठिनाई को महसूस करते हैं उन्हें हम डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लिखने से संबंधित कठिनाई कौन से बच्चे महसूस करते हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि जो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं वो कहीं ना कहीं लिखने से संबंधित कठिनाई को महसूस करते हैं। नंबर 3 पर आपका आ जाता है डिस्फेसिया, यानी कि बोलने से संबंधित कठिनाई जो बच्चे महसूस करते हैं उसे हम डिस्फेसिया के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तीनों चारों जो पॉइंट हैं ये बिल्कुल आपको याद करके रखना। अगर आपको एक ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फेसिया शब्द यूज किया गया। फेसिया का मतलब जो फेंकने वाले, आपके गाँव घरों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते होंगे, यानी कि दोस्तों वो बोलने में कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ों को यूज करते हैं। तो आपको बस ये एक ट्रिक एक अपने माइंड सेट में रखना है कि यहाँ पर जो लोग ज़्यादा फेंकते हैं वो कहीं ना कहीं बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये चीज़ें आपको बच्चे के अंदर अप्लाई नहीं करना है, ये चीज़ें बिल्कुल आपको अपने ट्रिक के लिए रखना है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बोलने से संबंधित कठिनाई को महसूस करते हैं। अब अगर यहाँ पर ग्राफिया की बात करें तो देख सकते हैं कि जो ग्राफिया होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया कमल, तो कहीं ना कहीं एक क म ल लिखने में मैंने एक ग्राफ बनाया, एक लाइन खींची, ये ग्राफ बन गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, बार बार ग्राफ बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लिख रहे हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ट्रिक बना करके रखनी है कि अगर आप कहीं ना कहीं ग्राफ बना रहे हैं तो मतलब आप लिखने से संबंधित कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आ जाएंगी।
अब यहीं पर अगर हम लोग डिसलेक्सिया की बात करें तो देख सकते हैं कि लेक्सिया मतलब कि लिखने से संबंधित विकार। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि डिसलेक्सिया, आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद आएंगी कि डिसलेक्सिया मतलब कि यहाँ पर लिखने से संबंधित बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछता है कि क्योंकि इसमें लेक्सिया आता है तो बहुत से बच्चे सोच लेते हैं कि लेक्सिया मतलब कि लिखने से संबंधित विकार होगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। तो आपको चीज़ें बिल्कुल उल्टा सोचना है कि अगर लेक्सिया बात कर रहा है तो मतलब ये पढ़ने से संबंधित विकार के बारे में पूछ रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो भी आप एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जब ये आपका सीटेट में सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आपको वहाँ पर याद आएगा। यानी कि अगर आपसे लेक्सिया के बारे में बात करें तो आपको सीधा अपोजिट कर देना है, यानी कि सीधा आपको उल्टा बताना है कि ये आपका पढ़ने से संबंधित कठिनाई को पूछ रहा है। अगर वहाँ पर आपको ग्राफिया से संबंधित आ जाए, यानी कि बच्चा अगर ग्राफ बना रहा है, वो कुछ छोटा बच्चा है, लिख पढ़ तो ज़्यादा पाएगा नहीं, वो ग्राफ के ही माध्यम से ज़्यादा चीज़ें लाइन खींचता रहता है, तो कहीं कहीं वो ग्राफ खींच रहा है बार बार, तो आपको ये समझना है कि वो लिखने से संबंधित कठिनाई को बिल्कुल महसूस करना है। फेसिया यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, फेंक रहा है कि मेरे पापा ये है, मेरी मम्मी ये है, मेरा वो है, तो आपको ये समझ लेना है कि वो बोलने से संबंधित कठिनाई को महसूस कर रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि आपका डिसकैलकुलिया आ जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन से संबंधित बिल्कुल बातें की जा रही हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ये आपका ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। तो अगर आपको डिसकैलकुलिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको बिल्कुल उत्तर सही करना है कि ये गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई, ये चीज़ें बिल्कुल आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से भी सारी चीज़ें बिल्कुल समझाने की कोशिश की हुई है। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं डिसमॉर्फिया आ जाता है, यानी कि भ्रम वाली स्थिति। मॉर्फिया मतलब आप कहीं ना कहीं आप भ्रम की स्थिति में है, अगर आप चीज़ों के में अंतर नहीं पहचान पाते हैं तो ये चीज़ें आपकी डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि अगर आप मोर को देख लें या फिर आप मुर्गे को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दोनों में ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मोर है कौन मुर्गा है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप बिल्कुल भ्रम वाली स्थिति में है, आप चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ तक आपने बिल्कुल देखा कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले डिस्प्रेक्सिया, यानी कि दोस्तों ये भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर यहाँ पर आप प्रेक्सिया का एक शब्द को पकड़ें तो यहीं से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे। प्रेक्सिया का मतलब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, तो अगर ये आप ट्रिक बना के रखिए कि डिस्प्रेक्सिया मतलब कि इसमें प्रैक्टिस से संबंधित बातें होती हैं, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित अगर आप कठिनाई को महसूस करते हैं तो ये आपका डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आ जाने, यानी कि आप चीज़ों पे अच्छे तरीके से अपने शरीर के द्वारा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई को महसूस कराता है। तो ये आप ट्रिक बिल्कुल पकड़ के चलिए। अगर आप प्रेक्टिस यानी कि प्रैक्टिस से संबंधित जहां भी बातें आपकी आ जाए तो वहां पर आपको शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई को बिल्कुल उत्तर सही कर देना। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं अच्छे तरीके से बिना स्किप किए हुए, तो ये सारी बातें आपको एग्जाम में बिल्कुल याद आने वाली हैं। और यकीन मानिए यहाँ से तो 110% आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर परीक्षा देने के बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि आपको मैं जिस तरीके से ट्रिक बता रहा हूं आपका एक भी क्वेश्चन यहां से इस सेक्शन से यकीन मानिए कि गलत होने वाला नहीं है। वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका आ जाता है डिस्थीमिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके तनाव से संबंधित कठिनाई होती है। यानी कि चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से बिल्कुल कर नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब जब आप 3-4 चीज़ों में क्वेश्चन में तो आपको केवल 4 ही पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 4 ही विकल्प मिलेंगे, तो अगर आप 3 विकल्प को छाड़ देते हैं तो चौथा विकल्प आप ऑटोमेटिक पकड़ लेते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए डिस्थीमिया से बिल्कुल ग्रसित है तो आप कहीं ना कहीं तनाव से संबंधित कठिनाई को महसूस करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि तनाव की स्थिति जब आप महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्थीमिया के अंतर्गत बिल्कुल ग्रसित हो चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज का जो वीडियो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि यहाँ से इस वीडियो से आपके एक क्वेश्चन तो 110% आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले। कल की दोस्तों जो अपनी क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल से जो अपना मनोविज्ञान का सेक्शन है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के बारे में भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल पीपीटी को तैयार कर लिया, यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन बन जाने हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि कल की वीडियो को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर कहीं ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप उसका नोटिफिकेशन नहीं पाएंगे और आप वीडियो
वीडियो के अनुसार अपनी तैयारी को भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।